पायल एक बहुत ही क्यूट, स्वीट और थोड़ी चुलबुली सी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ मधु और पिता जग्गा रहते थे। पायल सुधीर नाम के लड़के से प्यार करती थी, जो कि पेशे से एक टीचर था। उसके परिवार में उसकी माँ अन्नू और बड़ी बहन कसक रहते थे। कसक बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक थी। वैसे तो उसकी शादी हो चुकी थी, पर वो अब भी अपने मायके में रहती थी और सारे घर पर अपना हुक्म चलाती थी। दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ पायल और सुधीर की शादी हो जाती है। अरे पायल बिटिया, जरा मेरे पैर तो दबा दे। जी माँ जी, अभी दबा देती हूँ। दवाई भी लगा दूँ माँ जी? हे भगवान, जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी गुणी और संस्कारी बहू मिली है मुझे। हाँ माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने भी मोती दान दिए होंगे जो मुझे आप जैसी सास मिली। बस अब तू एक छोटा सा बाल गोपाल ले आ घर में, तो घर की रौनक में 4 चांद लग जाएंगे। जी माँ जी, जैसा आप कहें। दोनों सास बहू में बहुत प्यार होता है और वहीं पायल की ननद कसक को इस बात से बहुत चिढ़ होती है। उसे अपनी माँ और भाभी को एक साथ देख जरा भी खुशी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन पायल कपड़े प्रेस कर रही होती है, तभी उसकी सास उसे आवाज लगाती है। हाँ जी माँ जी, बस आई, कपड़े प्रेस कर रही थी। पायल के जाते ही कसक वहाँ आती है और जानबूझकर अपनी एक साड़ी जला देती है। माँ देखो भाभी ने क्या किया, मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। अरे कसक बेटा, तेरे पास कौन सा कमी है कपड़ों की, एक साड़ी ही तो जली है ना, जाने दे। अरे माँ, जली नहीं, आपकी बहू ने जानबूझकर जलाई है। नहीं दीदी, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। अरे अगर वो कह रही है कि उसने नहीं किया तो क्यों बहस कर रही हो? आज इस पायल की वजह से माँ ने मुझे डांट लगाई है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पायल प्रेग्नेंट हो जाती है। अन्नू अब अपनी बहू पायल को इस खुशखबरी के लिए 9 लखा हार तोहफे में देती है और उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है, जिसे देखकर कसक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन, कसक दीदी, ये लीजिए खाना। जहर मिलाकर लाई हो ना इसमें तुम मेरे लिए? नहीं दीदी, ये कैसी बात कर रही हो आप? ज्यादा भोली बनने का ना दिखावा मत करो, सब पता है मुझे आप क्या चाहती हो। आप मुझसे इतना क्यों गुस्साए दीदी? मैंने क्या किया है आखिर? आपके आने के बाद से सारे घर में मेरी वैल्यू कम हो गई है। हर किसी को बस आपका ही ध्यान रहता है। नफरत करती हूँ मैं आपसे। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो। आप घर की बड़ी हैं, सब आपका बहुत सम्मान करते हैं दीदी। बस बस, वो 9 लखा हार भी माँ ने तुम्हें दे दिया, जबकि वो अच्छे से जानती हैं कि वो हार मुझे कितना पसंद है। बस आप चले जाओ यहाँ से। कसक की बात सुनकर पायल का मन बहुत उदास होता है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। वहीं अपनी नफरत के चलते कसक अपनी भाभी को घर से निकालने की साजिश करने लगती है। वो रसोई में जाती है और पपाया जूस को एनर्जी ड्रिंक में मिलाकर ले आती है और पायल के कमरे में जाती है। दीदी आप यहाँ, कोई काम था तो मुझसे कह देती, मैं आ जाती आपके पास। नहीं नहीं, परेशान मत हो भाभी, वो मुझे कुछ कहना था आपसे। जी दीदी, कहिए ना, क्या बात है? मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं, आप माफी मत मांगो, मैं आपसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। सच में आप सच में बहुत अच्छी हैं। अब आप ये जूस पी लो मेरे लिए। आपने बनाया है दीदी मेरे लिए? सच में? मैं जरूर पीऊंगी। कसक वहाँ से चली जाती है
और उसी शाम पायल के पेट में बहुत दर्द होता है। वो बार बार वॉमिटिंग करने लगती है। उसकी सास अन्नू उसे लेडी डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बताती है कि कुछ गलत खाने की वजह से ऐसा हुआ है, पर किस्मत से पायल और उसका बच्चा दोनों ही बच जाते हैं। कसक ये सब सुन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अब वो ठान लेती है कि अपनी भाभी और उसके बच्चे को जान से मार देगी। ऐसे ही एक दिन पायल सीढ़ियों के पास खड़ी होती है और कसक उसे धक्का दे देती है और सारे घर में शोर मचा देती है। माँ, भैया जल्दी आओ, भाभी गिर गई है जीने से। अरे ये सब कैसे हो गया? पता नहीं माँ, कैसे गिर गई भाभी। अन्नू और कसक पायल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ उसका इलाज चलता है और उसका ऑपरेशन होता है। हाय मेरे राम, गर्मियों के आम, ये क्या हो गया? आप तो कहती थी कि आपकी बहू बड़ी समझदार है, अपना ख्याल नहीं रखा गया उससे। अरे तू क्या बोल रही है? मैं पहले ही इतनी दुखी हूँ, तू और मत कर। मुझे तो पहले ही पता था आपकी बहू बच्चा नहीं चाहती है। कभी कुछ गलत खा लेती है तो कभी गिर जाती है। अरे तू बकवास मत कर। भगवान झूठ ना बुलाए, सच कहती हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा था भाभी को पपीता खाते हुए। तू सच कह रही है क्या? हाय रे, मैं तो समझती थी कि मेरी बहू बहुत सुशील है, गुनी है। हाय, ये तो नागन है, नागन। तभी वहाँ सुधीर आ जाता है और अपनी बहन को खींचकर थप्पड़ लगा देता है। सुधीर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाओगे? हाँ, एक बार नहीं 10 बार उठाऊंगा। आपने काम ही ऐसा किया है। आपने ही धक्का दिया था ना पायल को, और उस दिन पपीते का जूस। बोलिए, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? अरे दीदी बस भी कीजिए। सच तो ये है कि आप चाहती ही नहीं थी कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा इस दुनिया में रहे। आप तो मारना चाहती थी उन्हें। अरे सुधीर, पागल हो गया है क्या? ये सब क्या बोले जा रहा है? कुछ सोच समझ कर बोल। अरे माँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था दीदी को पायल को धक्का देते हुए। ये सब बात सुनकर अन्नू के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो गुस्से से तिलमिला जाती है और कसक को एक करारा तमाचा लगा देती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है और बताती है कि आपकी बहू बिल्कुल ठीक है और उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है और आप सब उनसे मिल सकते हैं। सब अंदर जाते हैं। भाभी, आप मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ इतना कुछ किया और आपने कभी कुछ नहीं कहा। माफ कर दो भाभी। दीदी, आप मेरी अपनी हैं और माफी मत मांगो। आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है। सब हॉस्पिटल से घर जाते हैं और खुशी खुशी छोटी सी परी का स्वागत करते हैं। प्रिया और प्रेम एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। फिर क्या, कुछ समय बाद ही दोनों के परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी। सब लोग बेहद खुश थे। प्रिया ने एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। कुछ महीनों बाद ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है प्रिया के ससुराल में। वो सासू माँ, एक बात बतानी है। अरे इतना शर्मा क्यों रही है? क्या बात है, बता तो सही। वो सासू माँ, आप दादी बनने वाली हो। हैं? अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी! तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। अरे भाई, क्या हुआ? इतना शोर शराबा कैसे हो रहा है? कोई खुशी की बात है क्या? अरे मिठाई लाइए जाकर, आप दादा बनने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात कर रही हो भाग्यवान। अभी ले आता हूँ।
और बहू, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। ये लो शगुन। कुछ समय बाद ही उनके घर गोद भराई का फंक्शन होता है, जिसमें बहुत से रिश्तेदार आते हैं। सभी प्रिया को आशीर्वाद और ढेरों गिफ्ट्स देते हैं। सबका इतना प्यार पाकर प्रिया खुशी से फूले नहीं समाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक शाम घर में सभी लोग बैठकर बात कर ही रहे होते हैं। अरे बहू, देख मैं तेरे लिए सोंठ के लड्डू बना रही हूँ, रोज खाने हैं। ठीक है सासू माँ। सुन बहू, ध्यान से किशमिश का डब्बा भी लेते आना, और हाँ, ध्यान से काम करना, ठीक है? अच्छा सासू माँ। अरे यार प्रिया, कुछ पकौड़े भी बना लेना, बहुत मन कर रहा है मेरा। ठीक है, मैं पकोड़े भी बना कर लाती हूँ। इस तरह प्रिया किचन में जाकर चाय और पकोड़े बना देती है और सबको लाकर देती है। तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसकी सास ने तो उसे किशमिश लाने को बोला था। वो किचन में दोबारा जाती है और देखती है कि किशमिश का डिब्बा तो बहुत ऊपर रखा है। वो पास ही रखे स्टूल पर चढ़कर डिब्बा उतारने की कोशिश करती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके गिरने की आवाज सुन सभी घर वाले किचन में आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या, बहू गिर गई, हाय। प्रेम, जल्दी से हॉस्पिटल ले जा इसे। अरे ये क्या हुआ? अरे बहू गिर गई, हाय। प्रेम, अरे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जा बहू को, हाय। भगवान, ये क्या कर दिया? जच्चा बच्चा सलामत हो बस। प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। पिताजी गाड़ी निकालिए, चलिए माँ, हॉस्पिटल चलते हैं फटाफट से। प्रेम और उसके परिवार वाले प्रिया को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है पर प्रिया को होश नहीं आता। वो आईसीयू में एडमिट हो जाती है। प्रेम अपने माता पिता को घर वापस भेज देता है और खुद हॉस्पिटल में रुकता है। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं और प्रेम से प्रिया की क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। प्रेम जी, प्रिया की हालत बहुत क्रिटिकल है। हम बच्चे या माँ किसी एक को ही बचा सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब प्लीज मेरी प्रिया को बचा लीजिए आप। पर हाँ, अब आपकी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप प्रिया को बचाइए। प्रिया कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर तो मानो प्रेम के पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। वो ये बात सब घर वालों से छुपाता है पर प्रिया को वो सारी बात बता देता है। कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो घर जाती है पर अपने पहले बच्चे को खोने का गम और कभी माँ ना बन पाने की बात से प्रिया बहुत ज्यादा उदास और हताश रहने लगती है। ऐसे ही साल बीतते जाते हैं। उसकी सास उसे गुमसुम देख पूछती है, अरे बहू, 2 साल हो गए हैं और तू अब भी वही गम लिए बैठी है। अरे कब तक ऐसे ही रहेगी? कुछ नहीं सासू माँ। सब समझती हूँ मैं बहू, मिसकैरेज हो जाते हैं बहू, पर तू हिम्मत मत हार, एक बार और कोशिश कर। ये ले, अब की सब अच्छा होगा। बाबा जी की कृपा से तुझे एक सुंदर सा लड़का होगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है माँ जी? अरे बहू, बाबा जी की कृपा से क्या नहीं हो सकता। कितनों की गोद भरी है उनकी कृपा से। कल तुझे ले चलूंगी बंगाली बाबा के पास। सच में माँ जी, ऐसा होगा? मैं फिर से माँ बन पाऊंगी? हाँ, बस तू ये ताबीज बांध ले और फिर हम चलेंगे बाबा जी के पास। माँ, ये कैसी अंधविश्वास की बातें करती हो? किसी पाखंडी के पास नहीं जाएगा कोई, समझे? हाँ तो क्या हम परेशान नहीं है? इसने अपना बच्चा खोया है तो मैंने भी तो अपना पोता या पोती खोई है।
अरे अब तो मुझे पोता चाहिए ही चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ माँ आपके आगे, बस कीजिए। इस तरह प्रेम अपनी माँ की बातें सुनकर बेहद परेशान हो जाता है। ऊपर से प्रिया का दुख उससे अब देखा नहीं जाता और वो बड़े बड़े डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाकर अपनी बीवी के दोबारा माँ बनने के बारे में सलाह लेने लगता है। तभी डॉक्टर हुड्डा से उसकी मुलाकात होती है और वो उसे सलाह देते हैं। प्रेम, तुम्हारी बीवी की रिपोर्ट्स मैंने देखी है और अब सिर्फ एक ही तरीका है मेरी नजरों में जिनसे वो माँ बन सकती है, और वो है सैरोगेसी। सैरोगेसी? ये क्या है? जो भी है डॉक्टर साहब, मैं करवाने को रेडी हूँ। तो ठीक है, बस आप किसी एक ऐसी महिला को ढूंढ लीजिए जो ये करवाने के लिए रेडी हो। सर, क्या आपकी नजर में ऐसी कोई लड़की है? अगर है तो प्लीज बताइएगा, और हाँ, पैसे की चिंता मत कीजिएगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जी, एक है तो सही हमारी नजरों में, लेकिन वो बहुत गरीब घर से है। नाम है वंशिका। 2 साल पहले भी सैरोगेट मदर बन चुकी है। ये रहा उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, ये लीजिए। क्या पता वो आपकी मदद कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी मदद की है। प्रेम को जैसे ही सैरोगेसी के बारे में पता चलता है, वो इसके बारे में अपनी पत्नी प्रिया को बताता है। ये सुनकर प्रिया को आशा की एक किरण नजर आने लगती है। दोनों मिलकर वंशिका के घर जाते हैं और उससे बच्चे को लेकर बात करते हैं। नमस्कार जी। जी, वो वंशिका जी से मिलना था। डॉक्टर हुड्डा से उनका कांटेक्ट नंबर और एड्रेस मिला था। जी, हम ही वंशिका हैं। डॉक्टर हुड्डा ने हमें बताया था आपके बारे में। वंशिका जी, बहुत उम्मीदों के साथ आपके पास आए हैं हम, प्लीज मना मत कीजिएगा। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरी सुनी गोद कब से एक बच्चे के लिए तरस रही है। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, मेरी झोली भर दो। आप ऐसे मत कहिए, मैं तैयार हूँ सैरोगेट मदर बनने के लिए। आज से तुम मेरी बहन जैसी सहेली हो। जो तुम कर रही हो ऐसा कौन करता है किसी के लिए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह कुछ महीनों बाद ही वंशिका प्रेम और प्रिया के बच्चे की सूनी गोद भर देती है। कुछ ही दिनों में उसे एक प्यारा सा बेटा हो जाता है। ये लीजिए आपका बेटा, मेरा फर्ज पूरा हुआ। आप इसका ख्याल रखना। माँ तो मैं भी हूँ इसकी, और हाँ, मुझे भी इससे मिलवाते रहना, भूलिएगा मत मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा जीवन सफल हो गया, वरना मुझ पर एक बांझ होने का धब्बा लग जाता। मैं मरते दम तक तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। इस तरह प्रेम और प्रिया का परिवार भी पूरा हो जाता है। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। दोनों बेहद खुश हो जाते हैं, मानो उनके परिवार में खुशी की तरंग फिर से लौट आई हो। अनुष्का एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी। उसे इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने का बहुत शौक था, जिसके कारण वो अपने सारे जरूरी काम भूल जाती थी। एक दिन उसके घर विराट नाम के लड़के का शादी के लिए रिश्ता आता है। अनुष्का बड़े अच्छे से तैयार होती है और फिर उसकी नजर अपने फोन पर पड़ती है, और फिर क्या, वो इंस्टाग्राम वीडियो बनाना शुरू कर देती है। तभी उसकी माँ नंदिनी वहाँ आ जाती है और गुस्से से बोलती है, अनुष्का क्या कर रही है? वहाँ सब चाय के लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं। बस माँ, इस ड्रेस में एक वीडियो बना लूं, देखना कितने सारे लाइक्स मिलते हैं मुझे। देख ले, कहीं आज मैं तेरा फोन न तोड़ दूं। सारा दिन टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती रहती है। जल्दी चल, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ओ कम ऑन माँ, इतना तैयार हुई हूँ, एक इंस्टाग्राम वीडियो तो बनती है ना। मेरा फोन पकड़ना, ये वीडियो बन जाए तभी नीचे जाऊंगी, वरना आप तो मेरा नेचर जानती हो। अच्छा ठीक है, जल्दी बना और फिर सबके लिए चाय लेकर नीचे आ जाना। और हाँ, सबके सामने तमीज से पेश आना, बकबक मत करना ज्यादा। कुछ देर बाद अनुष्का चाय लेके विराट की फैमिली के पास आती है। पहली नजर में ही अनुष्का
विराट और उसकी फैमिली को पसंद आ जाती है और इस तरह दोनों परिवारों की मंजूरी से थोड़े दिनों बाद अनुष्का और विराट की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है, पर धीरे धीरे अनुष्का का इंस्टाग्राम लव जाग जाता है और वो इंस्टा वीडियो बनाना शुरू कर देती है। तभी उसकी सास कांता वहाँ आ जाती है और उससे बोलती है, अरे ओ बहू, ये पोछा आधे में लगा के कहाँ गायब हो गई? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अरे ये क्या कर रही है फोन में? कौन है रमेश? दिखा जरा ये फोन। अरे फोन में देख के खुद से ही बतिया रही है। मेरा फोन वापस दे दो सासू माँ, नहीं तो पूरे घर में आ जाएगा तूफान। अरे इस मुँह इंस्टाग्राम में आग लगे, और ये जो तूने फैलारा मचा रखा है इसको कौन साफ करेगा? कुछ ज्यादा ही हो रहा है सासू माँ, मेरा पूरा इंस्टाग्राम वीडियो खराब कर दिया आपने। ए भगवान, ये कैसी कलावती ले आई मैं अपने घर में, इसकी तो कलाएं ही नहीं खत्म होती। और ये इंस्टा, अरे आग लगे नास पीटे में। वो कहावत तो सुनी है ना, आग लगे चाहे बस्ती में, बहू तो चलती है अपनी मस्ती में। और इस तरह दिन बीतते जाते हैं। अनुष्का की सास उसकी इंस्टा वीडियो की इस आदत से बेहद परेशान हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन अनुष्का का पति विराट ऑफिस से घर आता है। वो देखता है कि अनुष्का दुल्हन के जैसे तैयार हो अपना मोबाइल हाथ में लिए पूरे घर में घूम रही है। वो कभी सोफे पे बैठती तो कभी खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। विराट उसे ऐसे देख मन ही मन मुस्कुराता है और उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या बात है बेबी, आज कुछ स्पेशल है क्या? इतना सज संवर कर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मेरा तो हर दिन स्पेशल होता है। बाय द वे, अच्छी लग रही हूँ ना? अरे डार्लिंग, सच कहो तो तुम बस मत पूछो इसके आगे। क्या कहा आपने? बोलो ना। अरे एकदम पैक किया हुआ गिफ्ट लग रही हो। क्या क्या? दोबारा बोलो। अरे अच्छा, सुनो सुनो सुनो, दिवाली की दीप माला जैसी लग रही हो तुम, चमचमा चमचम। बस कीजिए आप, ये देखो मेरी पिक, कितने लाइक आए हैं इस पर, कितने कमेंट्स हैं। बिल्कुल कैटरीना लग रही हूँ मैं। हाँ, लगता है लोगों की आंखों में मोतियाबिंद हो गया शायद। अरे आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं? आप एक इंस्टाग्राम स्टार की बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती। अरे अब ये कौन सी नई प्रजाति निकल आई बड़ी सेल्फी क्वीन। तभी अनुष्का अपने और अपने इंस्टाग्राम की बेइज्जती सुनकर गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है और कमरे में जाकर सैड सॉन्ग्स पे वीडियो बनाने लगती है। इस पर भी जब उसका जी नहीं भरता तो वो इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाती है और अपने घर के सारे बवाल को पब्लिक में एक्सपोज करती है और पब्लिक उससे लाइव जुड़ जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी इंस्टा क्वीन, आपकी प्रिंसेस अनुष्का, और आज मैं बहुत दुखी हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुझे वीडियो बनाने का कितना शौक है, पर मेरी सास और मेरा पति मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं, मुझसे बहुत काम करवाते हैं, मुझे एकदम नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, आई रियली नीड योर सपोर्ट। उसकी वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाती है। लोग उसकी इस वीडियो पर उसे सिंपैथी के कमेंट्स की झड़ी लगा देते हैं और ये खबर उसे रातों रात मशहूर कर देती है और साथ ही साथ उसके आसपास के मोहल्ले में भी ये बात आग की तरह फैल जाती है। इसी बीच कोई उसके पति विराट और सास कांता के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा देता है और अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजती है और अनुष्का दरवाजा खोलती है। अच्छा जी, तो आप हैं इंस्टा क्वीन अनुष्का? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ। आपको भी मेरे साथ वीडियो बनानी है ना? वाओ, कितनी फेमस हूँ मैं। एक मिनट रुकिए, अभी रेडी होकर आती हूँ। अरे ओ मैडम, इतनी फुर्सत नहीं है जो आपकी गैलरी वीडियो बनाए। आपके पति और सासू के लिए अरेस्ट वारंट ला रहे हैं। ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने? अरे मैडम जी, इफ डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में जो आप रो रो के पब्लिक का सपोर्ट मांग रहे हो ना, ये पब्लिक और पुलिस दोनों आपकी सपोर्ट में है। अरे ये क्या बकवास मचा रखी है आपने? ऐसे थोड़ी ना होता है। तभी वहाँ पर अनुष्का का पति विराट और सास कांता भी आ जाते हैं और पुलिस के साथ अनुष्का को देख मन ही मन बोलते हैं, अरे
अब क्या कांड कर दिया इस पागल औरत ने। अरे इस बहू ने तो जीना ही हराम कर रखा है, ना जाने अब क्या रायता फैला दिया। ओ भाई वहाँ क्यों खड़ा है, इधर आ। अरे कांस्टेबल डाल दोनों की हथकड़ी। पर क्यों सर, हमने ऐसा क्या कर दिया। अरे ये देख तेरी अनुष्का की वीडियो। विराट और अनुष्का की सास कांता पुलिस के फोन में अनुष्का का वायरल वीडियो देखते हैं और देख के अपना सर पकड़ लेते हैं। अनुष्का ये सब बवाल देख घबरा जाती है और पुलिस से बोलती है, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति और मेरी सास की कोई गलती नहीं है। ये वीडियो तो बस मैंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। अरे मैडम जी, आपको किसी से डरने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से आपके सपोर्ट में है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये वीडियो बिल्कुल झूठा है। आई एम सॉरी, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अफीम तो नहीं खाती तू, बड़ी तेड़। फिर बोलते हो आप लोग कि दिल्ली पुलिस ये और दिल्ली पुलिस वो। ऐसा कहकर पुलिस वहाँ से चली जाती है और अनुष्का अपने किए पे शर्मिंदा हो जाती है और बोलती है, विराट जी, मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट के चलते आप लोगों का सोसाइटी में सर झुका दिया। अनुष्का तुम श्योर हो ना, पक्का सही सही लगा लो अभी भी। अरे अब तो नहीं बनाएगी ना वीडियो, आज तो मेरा कलेजा मुंह में आ गया था। इस तरह अनुष्का को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति विराट और सास कांता से माफी मांगती है। उसका पति और उसकी सास कांता उसे माफ कर देते हैं और अब अनुष्का घर के कामों में भी अपनी सास का हाथ बटाने लगती है और फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मीता एक बहुत ही चुलबुली, प्यारी और क्यूट लड़की होती है। वो मुंबई में रहती थी, जिसके चलते वो वहाँ की टपोरी भाषा में बात किया करती थी। उसके परिवार में उसकी माँ गुरमीत और पिता पंकज होते हैं। वो अपनी बेटी की इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। मीता की माँ उसे हमेशा समझाती थी कि इस तरह की बोली ना बोले, पर बेबाक मीता कहाँ अपने माँ बाप की सुनती थी। ऐसे ही एक दिन सब खाना खा रहे होते हैं, तभी गुरमीत बोलती है, मीता बेटा, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? अब उनका दिन तो बिल्कुल मस्त गया है, क्या एकदम रापचिक। बेटा, कितनी बार समझाया है तुम्हें, इस भाषा में बात मत किया करो। ए माँ, मैं तेरे को बोल रही है, मैं तो ऐसे ही बात करेगी क्या। मुंबई है अपन, मी मराठी मुलगी आहे। सुनिए, देख रहे हैं ना आप कैसे बात कर रही है ये। अरे मीता, तुम्हारी माँ एकदम सही कह रही है, ऐसे बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रे बा, गलती क्या बोली रे? रे पापा, तुमको अपन की लैंग्वेज से क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं कह देती हूँ, इसकी शादी नहीं होगी। हाँ नहीं तो मेरे को कौन सा शादी करने को मांगता है क्या? अपन तो अकेले ही खुश है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हर गली, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, हर तरफ मीता की भाषा मशहूर हो जाती थी और अब तो मानो जैसे हद ही हो गई थी। मीता ने अपना ड्रेसिंग सेंस भी बदल दिया था। गले में गोल्ड की चैन, पैंट टी शर्ट पहन, जैकेट की खुली चैन और हाथ की कलाई पर रुमाल बांधे वो जहाँ भी जाती सब उसका अतरंगी अंदाज देखकर बहुत हैरान होते थे। एक दिन ऐसे ही उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। ए डॉक्टर, देखना मेरी माँ को, क्या फिल्म बैठ रही है इसकी, रात से ही एकदम कोयले के माफिक तप रही है। देखिए मैडम, अगर आप ऐसे बात करेंगी तो शायद मेरा ही बीपी बढ़ जाए। ए बीड़ू, ज्यादा भंकस नहीं करने का क्या, जल्दी से रिपोर्ट दे। मैम, काम तो सारे ही किए जाएंगे, लेकिन आप पहले तमीज से बात कीजिए, तभी ट्रीटमेंट होगा। ए सफेदी की चमकान, टाइट फाइट, ए दिमाग की बत्ती मत बुझा क्या, वरना तेरा यही चमोर बना दूंगी। मीता, मुंह बंद कर अपना, क्या बकवास कर रही है। ए माँ, ये डॉक्टर फालतू में मेरे दिमाग की दही बना रेला है क्या, आज ही में इसको सबक सिखाती है। किसी तरह बात संभालकर गुरमीत मीता को लेकर अपने घर वापस आती है। ऐसे ही रोज कहीं ना कहीं उसकी किसी ना किसी से बहस हो ही जाती थी। एक दिन मीता के लिए दिल्ली से राजीव नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ काजल के साथ वहाँ आता है। सब एक साथ हॉल में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं। अरे कहाँ है मीता बिटिया?
जी वो बस आती ही होगी। अच्छा जी, वैसे काम काज तो आता ही होगा आपकी बिटिया को, क्यों? हाँ बिल्कुल, एकदम परफेक्ट है हर चीज में। तभी मीता वहाँ बड़े ही अलग अंदाज में आती है। उसे देखकर काजल के तो होश ही उड़ जाते हैं कि वो जिसे संस्कारी समझ रही थी वो तो एक धमाका है, धमाका। मीता सबको नाश्ता देते हुए बोलती है, कैसे हो भाई लोग? मीता की साइड से सबको हेलो है क्या? अरे ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, आंटी, बुराई क्या है? तेरे को समझ नहीं आ रहा है? मीता बेटा, माफी मांगो सबसे। और ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? काय को माफी मांगू मैं? गलती नहीं है मेरी क्या? अपना मुंबईया स्टाइल है क्या? हे भगवान, इसकी जुबान तो देखो कैसे चलती है, एकदम कैची के माफिक चलती है। बोल तो काटू तेरे को गच गच। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से सीखा आपने ये? सीखने की क्या है, ये तो अपने नस नस में बहती है क्या? मी मराठी आए और मुंबई में सब ऐसे ही बात करते हैं। हाँ करते तो हैं, पर हम ऐसे बात नहीं करते। पर मैं तो ऐसे ही बात करेगी, बदलेच की नहीं। राजीव को मीता का ये अतरंगी स्वभाव बहुत पसंद आता है, पर उसकी माँ काजल को तो वो फूटी आंख नहीं सुहाती। पर किसी तरह अपनी माँ को मनाकर वो मीता से शादी करके दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर मीता का टपोरीपन हटता ही नहीं है। एक दिन राजीव उसे अपने साथ ऑफिस की पार्टी में ले जाता है, जहाँ सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग आए हुए थे। पर हमारी मीता तो मुंबईया है और ठहरी टपोरी। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ। मीता, ये सब मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं, तो प्लीज तुम जरा कम और सीधी भाषा में बात करना, ठीक है? ओके ओके, मैं ध्यान रख लेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। अब तुम आराम से पार्टी एंजॉय करो, ठीक है? मैं भी आता हूँ। मीता अपने आसपास के लोगों को देखती है। वहाँ सब पार्टी में स्टाइलिश और फॉर्मल कपड़ों में होते हैं और वो एकदम अलग, फुल टपोरी। तभी कुछ लड़कियां वहाँ आती हैं, उसके हुलिये को देखकर एक दूसरे से बात करती हैं। देखो तो इसे, कितना डाउन मार्केट ड्रेस पहना है इसने। हाउ डाउन मार्केट? अरे अरे, ऐसा लगता है जैसे दाऊद इब्राहिम की बेटी हो, गुंडी वाली कहीं की। हटा दावन की घटा, उधर क्या फुसफुसा रही है? इधर आके बता। What are you saying, हाँ? जोनी जोनी यस पापा, कान के नीचे दूं तेरा लाफा, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हिंदी में बात करना यार। क्या कहा तुमने? हाँ, ना तो तुम्हारे कपड़े ही ढंग के हैं और ना बोली। जैसे भी है, तेरे से तो लाख गुना अच्छे है। तू क्या अपने बचपन का ड्रेस पहन के घूम रही है पार्टी में? इसे फैशन कहते हैं, तुम्हें क्या पता? देख, फालतू की तो मच कर मत अपन से, वैसे ही अपन के दिमाग की हट रही है। तभी वहाँ राजीव के बॉस मिस्टर शर्मा आ जाते हैं और मीता का मिसबिहेव देखकर वो उससे कहते हैं, अरे मैडम, ये क्या बदतमीजी कर रही हैं आप? टकले, पहले अपना सर तो ढक ले, वैसे ही अपन से माथा बेची नहीं करने का क्या? अरे ये सब क्या बोल रही हैं आप? और आप हैं कौन? अबे हटेले, तेरे को दिख नहीं रहा है? अपन राजीव की बीवी है क्या? एक्सक्यूज मी मैडम, आप जबान संभाल के बात कीजिए। आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ। कौन है? होगा तू कोई सेठ वेट, अपन को क्या? यार टकले, वैसी तेरी टाट शीशे की तरह चमक रही है, मेरे हाथ का पड़ेगा ना एक भन्ना के। तभी वहाँ मीता का पति राजीव आ जाता है और ये सब देख वो गुस्से से तिलमिला जाता है। अरे मीता, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? कहा था ना तुम्हें कि इस भाषा में बात मत करना। गलत क्या बोल रही है मैं? काय को मगजमारी कर रही है मेरे साथ? अरे जिनसे तुम बदतमीजी कर रही हो वो बॉस है मेरे। तो मेरे को क्या लेना देना? बॉस हो या तोप हो, मेरे लिए तो टकला ही है ना। बजाऊं क्या इसके? पार्टी में मौजूद सब लोग मीता की बात सुनकर हंसने लगते हैं और राजीव का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है।
जिसके चलते उसके परिवार की आर्थिक हालत खराब होने लगती है और दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं। अपने पति की नाराजगी और लोगों के बीच अपने परिवार का मजाक बनता देख मीता को बहुत दुख होता है, जिसके चलते वो अपने स्वभाव और बोली में बदलाव लाती है। और ऐसे ही एक दिन वो साड़ी पहनकर आती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे अरे ये तुम हो? अरे मेरी मीता, एकदम लग रही हो सीता। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। अब से मैं कभी भी टपोरीपंती नहीं करूंगी, आई शपथ सरी कसम से। इस तरह मीता एक संस्कारी और सहज बोली बोलने वाली बहू बन जाती है और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।